हाय फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली आई है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 14 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम 15वां सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी के आधार पे यह सेट तैयार किया गया। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए अगर एग्जाम में आपके पूछ दे तो आप बना पाएँ। और ये जो टेस्ट होता है इतना लाभदायक होता है कि इससे क्वेश्चन देखा गया कि हूबहू एग्जाम में दे देता है। तो इस वजह से ये सेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं आज का सेट नंबर 15 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। आपको बताना है कि अब तक उप प्रधानमंत्री के पद पर कितने व्यक्ति जो है नियुक्त हुए हैं। तो यह जो नियुक्त हुए हैं 7 व्यक्ति हुए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही क्वेश्चन पूछ दिया कि अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो अंतिम उप प्रधानमंत्री जो थे ये लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि 2002 से 4 के बीच में बने थे। उसके बाद अब तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो इस अब कुल कितने बन गए हैं, तो 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। बताना है आपको कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक हाइड्रोजन के इसमें से क्या होता है। तो देख लेते हैं इस क्या कहा जाता है। जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसे ट्राइटेनियम कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो यह होते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटेनियम और टाइटेनियम। ये तीनों किसका है, तो ये तीनों जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुआं उदाहरण है। आपको बताना है कि धुआं किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। बताना है कि इनमें से किसका ईंधन मान सबसे अधिक दिया गया है। तो ये सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य के ईंधन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि पत्तीदार सब्जी जो होता है उसमें सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो उसमें सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से करेक्ट स्पेल्ड चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स। यहाँ सफिक्स चूज करना है। सफिक्स जान लेते हैं क्या होता है। सफिक्स होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ के उस शब्द का अर्थ चेंज कर दे। यहाँ सेंटेंस दिया गया है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टूक ऑल द वैल्यू। तो इसमें क्या सफिक्स लगेगा, तो इसमें जो सफिक्स लगेगा वो एबल लगेगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसका पैसिव वॉइस बताना है। तो ये देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। तो सेंटेंस दिया गया, सी गेव मी ए गिफ्ट। सेंटेंस है फिर से रिपीट कर देते हैं, सी गेव मी ए गिफ्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ सेंटेंस जो दिया गया उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया, उसने मुझे सोया हुआ पाया। तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ईरर। इसमें ईरर चूज करना है। बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ ईरर है। सेंटेंस है, आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो गलत दिया गया है ये गलत हो जाएगा ज्वाइन इन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। आपको बताना है कौन सा इसमें से देश है जिसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। यह जो ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया है भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
यहाँ दिया गया पाकिस्तान, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका भी हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? बताना है आपको कि कश्मीर के नीरो किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का नीरो जो कहा जाता है यह हर्ष को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यह परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि होती है इलेक्ट्रॉन शेल की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक परजीवी पौधा है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक परजीवी पौधा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया है जो परजीवी पौधा है। तो पहला दिया गया कसकूट। कसकूट जो है यह परजीवी पौधा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। बताना है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग क्या होता है। यह जो होता है गर्भ केसर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गर्भ केसर जो होता है फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। बताना है आपको कि काला और बूढ़ा चांद जो है यह किसने रचना किया था। तो यह जो रचना किए थे यह पंत ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किसकी रचना है। बताना है आपको कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना जो किए थे नेपाली ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का संबंध हिंदी के किस धारा से है। आपको बताना है कि दिनकर का संबंध हिंदी के किस धारा से है। तो इसका जो हो जाएगा छायावोत्तर और छवंद धारा से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि दयानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद जो होता है दया प्लस आनंद होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो यह जो पहली कंपनी बनी है यह टोयोटा की कंपनी बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ जान लेते हैं फ्यूल फ्लेक्स इंजन क्या होता है। तो फ्यूल फ्लेक्स इंजन वो होता है जो कि जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल या मिथेनॉल के कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के क्या कहते हैं तो फ्यूल फ्लेक्शन कहा जाता है। तो यह बनाने वाली पहली कौन कंपनी बनी है, तो यह टोयोटा कंपनी बन गई। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तब संरक्षित राशि होगा। तो संरक्षित राशि जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोणीय संवेग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है अक्ष से दूरी गुने रेखीय संवेग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ है। तो इसका आयोजन जो हुआ है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी आवर्त काल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणवेशित है। यदि इसके धानवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कार्यों तक इसकी आवर्तकाल क्या होगी। तो इसकी जो आवर्तकाल हो जाएगी यह टी से कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। बताना है आपको उत्प्लावी बल्ब जो है किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पे करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु के प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो यह व्याख्या जो की जा सकती है बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि द्रवों के प्रवाह की व्याख्या किसने किया था। तो ये भी किए थे बर्नौली प्रमेय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं 26 नंबर, केस नली में पारे का मेरिस्कस होता है। यह मेरिस्कस कैसा होता है, तो ये जो अगर केस नली है तो इसमें जो पारा डालते हैं तो ये कैसा होगा, तो पारा जो होगा इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप का क्या होता है, तो इस टाइप का जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल की तरह दिखेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के हिमनीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा। तो ताप जो होगा अपरिवर्तित रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो होगा पानी की स्तर में अपरिवर्तनीय रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये जो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बर्फ जो होता है साधारण जल में जल के ऊपर कितना तैरता है। तो जल के ऊपर जो होता है 1/10 होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कितना भाग जल के नीचे रहता है। तो जल के नीचे जो रहता है 9/10 रहता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है। तो इसमें अधिकतम भार बताना है।
तब विनिर्मित उत्पाद का अधिकतम भार है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन की मांग क्या होगी? तो इसकी स्थापन की जो मांग हो जाएगी वह बढ़ जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि स्थापन क्या होता है। तो स्थापन जो होता है ये वे वस्तु होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे चाय अगर बढ़ जाए तो कॉफ़ी यूज करने लगेंगे लोग, या कॉफ़ी की जब डिमांड जब ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होता है बढ़ जाता है, तो फिर चाय लोग यूज करने लगते हैं। तो इस वजह से जो चीज़ बढ़े तो उसके अल्टरनेट में होने यूज होने लगे, उसी का स्थापन यूज कहते हैं। अगला जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, मैथ्स रीजनिंग का हम डिस्कशन नहीं कराते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसका क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। डाब्लू बराबर क्या होता है? तो डाब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस होता है। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो कि एस जो होता है अगर जीरो हो जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते कि यदि बल विस्थापन के समानांतर हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य जो होगा धनात्मक पॉजिटिव हो जाता है। यही एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य जो होगा निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो उसका कार्य क्या होगा? तो कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यदि बल विस्थापन के समानांतर हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य जो हो जाएगा धनात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो उसका कार्य क्या होगा? तो उसका कार्य जो होगा ऋणात्मक या निगेटिव होगा। अगला है, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या होगा? तो उसका कार्य जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन मैथ्स का है 40 नंबर। 40 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन की थी? बताना है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए जांच जो किया गया था वो कौन सी कमेटी की थी? तो वह कमेटी जो गठित हुई थी हंटर समिति हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? यह जो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये नाइटहुड की उपाधि जो थे यह लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था यह किया गया था 1936 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस गठन करने के बाद प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो प्रथम बैठक जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। यही क्वेश्चन एक और पूछ दे कि प्रथम महासचिव कौन थे? ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती। तो उसमें जो थे महासचिव कौन बने थे? तो महासचिव बने थे एमजी रंगा बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविल का पतन किस दिन हुआ था? आपको बताना है कि वास्तविल का पतन कब हुआ था? तो यह पतन जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। यह वास्तविल क्या था? तो वास्तविल जो था किला तोड़ने के साथ फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। यही जो वास्तविल का किला था उसके तोड़ने के विरुद्ध में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ फ्रांस की राजा कौन थे? तो फ्रांस की राजा लुई 16वें थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र को हटाने की सफलता किसने पाई थी? यह जो पाई थी फ्रांस ने ही पाई थी। याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र को हटाने की सफलता किसने पाई थी? तो वो फ्रांस ने। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किए थे? तो यह प्रारंभ जो किए थे टीपू सुल्तान ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? यह शासक जो थे यह मैसूर के शासक थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? तो यह जो लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में लगाए थे। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताना है आपको घाटे का वित्त व्यवस्था जो है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव जो पड़ता है वह मुद्रास्फीति पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपको बताना है कौन उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसको देखे थे। यह जो थे मिर्जा गालिब थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? तो मिर्जा गालिब जो आगरा के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो था 1797 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मनी मार्केट से तात्पर्य है। इसके बताना है कार्ल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, यह जो है कॉल मनी कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बताना है आपको कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन थे। ये प्रथम मुस्लिम जो थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? तो यह बने थे 1887 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये बदरुद्दीन तैयब अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो यह उत्तरदायी जो थे टोडरमल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह टोडरमल जो थे यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो हुआ था इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो थे सर विलियम जोन्स थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किए थे? तो महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन जो प्रारंभ किए थे कम्युनल अवार्ड के समय किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि तिथि क्या थी? तो यह तिथि थी 20 सितंबर 1924 थी। याद रखिएगा 20 सितंबर 1924 को यह आमरण अनशन किए थे, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? बताना है आपको कि रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो इसका निर्माण जो किया जाता है पेरुम्बर में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था? तो इसका परिचालन जो है 3 फरवरी 1925 को किया गया था, जो कि कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में 3 फरवरी 1925 को प्रथम विद्युत रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसमें बताना है कौन सा संगठन जो है पर्यावरणीय आयोजन के लिए है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो NEARI हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका फुल नेम क्या होता है? तो फुल नेम होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना जो हुआ था ये 1958 में हुआ था। याद रखिएगा निरी का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। इसका फुल नेम क्या होता है? तो फुल नेम होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। यहाँ देख दिया गया है CSIR। CSIR का पूरा नाम क्या है? तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। फिर यहाँ दिया गया ICAR। ICAR का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखिएगा ICAR का फुल नेम क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1929 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है भी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। बताना है कि अधिकतम दूरी पर पृथ्वी जो होता है सूर्य से कब होता है। तो यह जो होता है 4 जुलाई को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी कब होता है। यह न्यूनतम दूरी जो होता है ये 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोडोलॉजी किसका अध्ययन है? बताना है कि पोडोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यह जो किया जाता है मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो भारत की मिट्टियों को कुल 8 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है विशाखापट्टनम में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ है हिंदुस्तान शिपयार्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया कोलकाता, कोलकाता में कौन सा है, तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो है वह कोलकाता में। याद रखिएगा कोलकाता में क्या है, तो गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो है वह कोलकाता में है। और यहाँ ऑप्शन में है बॉम्बे, बॉम्बे में क्या है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है। बताना है सागवान का वन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। यह जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो सबसे अधिक वन जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं किस जलवायु की फसल है। बताना है कि गेहूं जो होता है वो किस जलवायु का फसल है। तो यह जो फसल है वो शीतोष्ण जलवायु का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा कृषि किया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो कृषि किया जाता है वो गेहूं की खेती की जाती है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का प्रमुख फसल कौन सा है। तो विश्व में प्रमुख खाद्य फसल जो है वह भी गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। बताना है आपको कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। यह जो पाया जाता है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरे नंबर पे कौन से कार्बन पाया जाता है। तो यह हो जाएगा ब्यूटीमस। इसका क्रम बता देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एंथ्रासाइट में, तब ब्यूटीमस में, तब लिग्नाइट या भूरा कोयला जिसको कहते हैं, उसके बाद पाया जाता है पीट कोयला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को अधिकता है। बताना कि इसमें से कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अधिकता है। यह जो अधिकता है जलोढ़ मिट्टी में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जलोढ़ मिट्टी जो है ये उपजाऊ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपजाऊ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो वह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। यह जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो बांगर क्या होता है, तो बांगर होता है पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। याद रखिएगा ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसमें बताना है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक जो हो जाएगा वो बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची का है। इसमें बताना है कि कौन सा विषय जो दिया गया वो समवर्ती सूची का है। तो इसमें जो दिया गया वो आपराधिक मामला जो है यह समवर्ती सूची का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समवर्ती सूची क्या होता है, तो यह केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसी को हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। अब वही पूछ रहे कि दोनों के द्वारा बनाए गए अगर कानून में गतिरोध हो जाए तो क्या होगा। तो केंद्र में जो कानून बना रहेगा वही मान्य होगा। यहाँ दिया गया है पुलिस, पुलिस क्या है, तो पुलिस जो है राज्य विषय की सूची में आता है। याद रखिएगा पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन आपराधिक मामला जो है समवर्ती सूची का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। आपको बताना है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इनमें से क्या है। तो इसमें जो दिया गया है वह प्रशासनिक प्राधिकरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो पंचायत समिति का गठन जो है प्रत्यक्ष रूप से पंचायत के मतदाता द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सर्वोकर किस विषय में हुआ है। यह सर्वोकर जो हुआ है वह सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें बताना है कि कौन संवैधानिक प्राधिकरण है।
तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि ये है। अगला है राज्य वित्त आयोग, ये भी है। अगला है जिला पंचायत, ये भी है। अगला है राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, यह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो करते हैं राज्यपाल करते हैं, जो प्रत्येक 5 साल पे इसका गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों के परागण होते हैं, तो इसमें जो परागण होते हैं वो आवृत्ति बीजीय होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा जो होता है सबसे सरल पौधे का समूह है। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा कैसा है, यह सबसे सरल जो पौधों का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त जो हुए थे ये अशोक कुमार माथुर हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कब वेतन आयोग लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 से। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2016 से 7वां वेतन लागू हुआ था। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रथम वेतन आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 1946 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरादचार्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है। यह जो ऑक्साइड के रूप में होता है यह नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है। इसमें विषम परमाणु अणु बताना है। यह जो हो जाएगा P4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई का खपत है। यदि ऊर्जा की जूल में परिवर्तन किया जाए तो कितनी होगी। यह जो परिवर्तन किया जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 8 जूल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 के पावर 9 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु अवस्थी मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने की उपकरण के रूप में किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है ट्रॉरबिल टैक्स किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। यह जो रिपोर्ट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 26वां वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कब जारी किया गया था। यह जो रिपोर्ट जारी किया गया था 29 दिसंबर 2022 को। याद रखिएगा, 29 दिसंबर 2022 को 26वां आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया था। या और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। यह जो जारी करता है आईएमएफ जारी करता है। याद रखिएगा, आईएमएफ क्या जारी करता है, तो वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। जो कब जारी किया था इस बार, तो 26वां जारी किया था 29 दिसंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बैंक के पूंजी जोखिम के निर्धारण की विधि है। इसमें बताना है कि बैंकों की पूंजी जोखिम के निर्धारण की विधि इनमें से कौन सी है। तो इसमें जो विधि हो जाएगा पूंजी पर्याप्त अनुपात हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों द्वारा करेंसी के धारिता मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही डैश है। इसमें बताना है कि क्या होगा। दही जो होता है वह इसमें सही क्या होगा, तो दही जो है खट्टा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगन कौन लिंग है। बताना है आपको कि गगन जो है वो कौन सा लिंग होता है, तो गगन जो है यह पुल्लिंग है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन से समास होते हैं। बताना है कि नवरत्न जो है इसमें कौन सा समास है, तो नवरत्न में समास है द्विगु समास। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकल चकराना मुहावरे का अर्थ है। बताना है आपको कि अकल चकराना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कुछ समझ में न आना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश श्वसनली उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों को रहित होता है। यह जो रहित होता है वह स्पंज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये स्पंज किस संघ का जंतु है, तो यह स्पंज होता है पेरिफेरा संघ के जीव के
शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। याद रखिएगा ये स्पंज क्या होता है। तो स्पंज जो है पेरिफेरा संघ के जीव के शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशी में ऐंठन आ जाती है। यह जो ऐंठन आती है यह लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये लैक्टिक अम्ल कैसे जम जाती है? तो लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है वो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? यह जो रखा जाता है यह किरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यह जो होता है यह पराग कोष होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग की व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? यह जो रक्त दिया जा सकता है वो कोई भी रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। इसको जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, इसमें बताना है रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है। तो ये जो हो जाएगा लोहा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? बताना है आपको कि चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है। तो यह जो होता है विषाणु या वायरस से होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधिकार में आते हैं? तो यह जो आते हैं मूल अधिकार के परिवर्तन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही जो होता है उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट जिसे कहते हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के परिवर्तन के में 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। वही जो सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय वह जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यह जो जारी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। वह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, अधिकार परीक्ष, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो इसमें से जो दिया गया है वो परामर्श दिया गया है। इसका रिट जारी कर सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जिसकी चर्चा हमारे संविधान में कहाँ है? तो इसकी चर्चा हमारे संविधान में भाग 3 में है जो कि अनुच्छेद कितना है? तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। वही पूछ दे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में जो थे 7 मौलिक अधिकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? यह जो संकेत करता है यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संविधान में कहाँ उल्लेख है? यह भाग 4 में इसका उल्लेख है जो कि इसमें अनुच्छेद कितना से कितना? तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जो कि कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन है? आपको बताना है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो यह सदन है 2। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन से सदन है? तो सदन लोकसभा और राज्यसभा है। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत संसद का उल्लेख किया गया है जो कि उसमें 80 के तहत कहा गया कि राज्यसभा होगा और 81 के तहत कहा गया कि लोकसभा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है यह प्रश्नकाल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया है? यह जो संभाला गया है मणिक साहा को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? यह जो जीते हैं आरआर ने जीता है। इसका जो आंसर रहेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या राज्य संघ में की गई है? यह जो किया गया है यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि हम लोग कल बाढ़ पीड़ित की सेवा करने आ जाएंगे जो कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
वी विल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। इसका जो मीनिंग दिया गया वो उसका अपोजिट चूज करना है। तो दिया गया है रोटंड। रोटंड जो दिया गया है इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह हो जाएगा स्लिम। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन द फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो दिया गया आई कैन नॉट कन्विक्ट ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा वह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द एडम्स गिवन बिलो। यहाँ एडम्स दिया गया उसका एक्शन बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जब भी हम वीडियो डालें। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।